हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको हिंदी के जो व्याकरण वाला सेक्शन है वहाँ से कुछ क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं, वहाँ से उस क्वेश्चन को मैं आपको करवाऊंगी। बस आपको एक काम यही करना है, अच्छे से ध्यान से वीडियो को पढ़ते रहना है। जो चीज़ ना समझ में आए, मैंने बार बार आपसे कहा है, वो चीज़ आप कमेंट बॉक्स करके पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे बिना देरी के साथ। पहला सवाल आ चुका है, पंच पात्र का जो समास विग्रह है वो क्या है। 5 पात्रों का समूह, 5 पुत्रों का समूह, 5 मुखों का समूह, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप समास विग्रह जो है करना जानते हैं तो इसका आंसर आप तुरंत से कर लेंगे। पंच और पात्र है ना, दो शब्द आपस में जुड़े हुए, एक तो पंच है एक तो पात्र है। जब आप इसको अलग अलग करोगे तो पंच अलग हो रहा है, पात्र अलग हो रहा है, मतलब 5 पात्रों का समूह, यही कहलाएगा क्या, समास विग्रह है किसका, पंच पात्र का। ठीक है, सवाल समझ में आ गया ना। समास विग्रह अगर आपको नहीं करना आता है तो आप बोल दीजिएगा, मैं आपको इसका ट्रिक और जितना भी आपकी इसके कंटेंट है मैं आपको उसको पढ़ा दूंगी। ओके, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। जो चीज़ भी मैंने आपको कहा है कि आपको जो चीज़ नहीं आता है आराम से पूछ सकते हैं, मैं आपको आपके हर डाउट का जवाब आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए दूसरा सवाल, अग्नि शब्द का तद्भव शब्द क्या है। अब तद्भव तत्सम ये आपके सवाल में पूछे जाने वाले हैं, दोनों के दोनों पूछे जाते हैं। तो एक बात मैं आपको पहले ये बता दूं कि तद्भव और तत्सम की परिभाषा क्या होती है। पहली बात तो जानिए तद्भव क्या होता है। तद्भव जो होते हैं वो संस्कृत के शब्द होते हैं, जो थोड़ा सा उसमें चेंज किया जाता है और उसका जो प्रयोग है वो हिंदी में होता है, तद्भव कहलाता है। तत्सम क्या होता है, संस्कृत के वे शब्द होते हैं जो ज्यों का त्यों लिख दिए जाते हैं, वो होते हैं तत्सम। आपसे पूछा गया अग्नि शब्द का तद्भव, तद्भव का मतलब क्या है, संस्कृत का शब्द है लेकिन उसको उसका थोड़ा सा चेंज करके हिंदी में उसको लिखा जाएगा। राइट आंसर क्या बन जाएगा, आग। यानी कि जो अग्नि शब्द है उसका जो तद्भव होगा वो क्या हो जाएगा, आग हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, आपसे इसमें पर्यायवाची पूछा गया है चंद्रमा का। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या है, प्रभाकर, शीतल, शशि, या इनमें से कोई नहीं। तो अब देखिए, आपको ऑप्शन से यहाँ पे अगर नहीं आता है क्वेश्चन का आंसर तो आप ऑप्शन से कर सकते हो। कैसे, देखो प्रभाकर का मतलब क्या है, किसका पर्यायवाची, प्रभाकर का मतलब होता है सूर्य, यानी कि ये किसका पर्यायवाची बनेगा, ये बनेगा आपका सूर्य का पर्यायवाची। ठीक है, शीतल, शीतल में ठंडक तो होती है लेकिन आपसे पूछा गया है शीतल का मतलब होता है ठंडापन। ठीक है, चंद्रमा में ठंडापन तो होता है लेकिन ये इसका पर्यायवाची शब्द थोड़ी है, चंद्रमा का पर्यायवाची पूछा जा रहा है ना, कि उसके गुणों के बारे में आपकी बात हो रही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, शशि। अब चंद्रमा की और कुछ पर्यायवाची हैं जो आपको याद होना चाहिए, पर्यायवाची लिख लीजिएगा एक जगह पे। चंद्रमा का जो पर्यायवाची होता है वो शशि होता है, निशाचर होता है, विधु होता है, इंदु होता है, सुधाकर होता है, सोम होता है। ये सभी किसके पर्यायवाची शब्द हैं बच्चों, चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं। बहुत बहुत पूछा जाता है, जैसे चंद्रमा का पूछा जाता है आपसे, सूर्य का पूछा जाता है, पक्षी का पूछा जाता है, कोयल का पूछा जाता है, आँख का पूछा जाता है, आकाश का पूछा जाता है, इंद्र का पूछा जाता है। ये सभी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। सूर्य का तद्भव क्या है, अभी अभी बताया तद्भव क्या होता है, संस्कृत के शब्द होते हैं उसमें कुछ चेंज करके उसको हिंदी में प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो सूर्य होगा वो जो है उसका जो हिंदी शब्द हमें ढूंढना है। ठीक है, तो हिंदी का जो हो जाएगा प्रभाकर, तो क्या है, एक संस्कृत का ही शब्द यहाँ पे निकल के आ रहा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूरज, यानी कि ऑप्शन बी सवाल का सही जवाब बनेगा। ठीक है, हमें पूछा गया है हिंदी में हमें उसका मतलब ढूंढना है ना। तो यहाँ पे देखो पर्यायवाची सारा है, सूर्य भी है, सूरज भी है, प्रभाकर भी है, लेकिन वो ऐसा शब्द आपको ढूंढना है जो संस्कृत का है लेकिन उसका जो प्रयोग है वो हिंदी में हो, तो वो तद्भव होता है। ठीक है, चलिए आपका कोई डाउट नहीं रहने दूंगी मैं, इसलिए मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको लेके आ रहे हैं ताकि आप एग्जाम में मत कंफ्यूज हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, आँख का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। ऑप्शन है नयन, लोचन, चक्षु, या फिर नभ। तो नयन भी है पर्यायवाची, लोचन भी है, चक्षु भी है। आंसर क्या हो जाएगा, नभ। अब देखो नभ जो होता है यानी कि आकाश, ये इसका पर्यायवाची है, तो आकाश के पर्यायवाची शब्द याद कर लीजिए। गगन होता है, नभ, व्योम, अंबर, आसमान, शून्य, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, किसके, गगन के यानी कि नभ के। और आँख का आपने 3 तो याद ही हो गया होगा, नयन, लोचन, चक्षु। एक और याद कर दे बता दें, याद कर लो, नेत्र होता है, अच्छी होता है, दृग होता है,
ये सभी आँख का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। तो इसलिए जो है आप याद रख लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आपसे इसमें संधि विच्छेद पूछा गया है। अब देखो, संधि विच्छेद बहुत सारे बच्चों को डाउट में होता है, और आपके इस क्वेश्चन में कैसे आएगा, आपको दिया रहेगा, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको उसमें से ढूंढना पड़ेगा। हम लोग के समय पे क्या हुआ करता था ना, हम लोग को शब्द दिया जाता था, लिखना पड़ता था। अब आपको तो और आसान कर हो गया है आपके लिए, आपको टिक करना है केवल ऑप्शन के अनुसार। तो देखते हैं रविंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, रवि धन इंद्र, ठीक है। आंसर कौन सा इसमें करेक्ट हो जाएगा, जहाँ पे रवि धन इंद्र लिखा हुआ है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको संधि विच्छेद नहीं आता होगा, है ना, उनको वो क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट जो होता है वो रट लेते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको मैं संधि विच्छेद करने का ट्रिक बताऊंगी, तरीका बताऊंगी कि आप कैसे भी, चाहे जितना आपको दिया जाए, बिना याद किए ही आप आंसर टिक कर सकते हो, बस एक ट्रिक अप्लाई करके। लेकिन आप, मुझे लगता है, वीडियोस देखते ही नहीं हो, और उसके बाद जितने भी चीज़ें मैं बोलती हूँ आप उसका कोई आंसर भी नहीं करते हो। इससे यही तो पता चल रहा है ना कि आप लोग वीडियोस नहीं देख रहे हो। यार वीडियोस देखा करो, ये वीडियोस आपके लिए ही डाल रही हूँ। एक वीडियो बनाने में मालूम है, 10 मिनट का आपको वीडियो मिलता है ना, 1 घंटे लगता है इसको बनाने में, इतनी मेहनत लगती है आपके लिए। दिन भर में 3 4 5 वीडियोज़ 2 दिन के अंदर मैं डालती हूँ, सोच लो 5 घंटे लगाने पड़ते मुझे। तो यार कम से कम आप तो इतना कर ही सकते हो, है ना। चैनल को शेयर नहीं करते हो, शेयर कर दिया करो यार। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। नद्य शब्द कौन सी विभक्ति का है, प्रथमा विभक्ति है, द्वितीया, तृतीया या फिर चतुर्थी। अब नद्य क्या है पहले तो जान लीजिए। नद्य है नदी शब्द, नदी का संस्कृत है, ठीक है। विभक्ति आपसे इसमें पूछा गया है, तो कौन सा विभक्ति है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया या फिर चतुर्थी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति का शब्द है। तो आपसे सवाल ऐसे भी पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसको रखा है ताकि आपको पता चल जाए कि आपके पेपर में सवाल आते कैसे हैं, ठीक है। और जब आपसे जब आपसे धातु रूप पूछा जाता है ना, तो इसमें याद रखिएगा, नदी का आपसे पूछा जाता है, राजा का पूछा जाता है, छात्र का पूछा जाता है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। अब आपके लिए सामने लकार आ गया है, जैसे आपने पढ़ा होगा ना, लट लकार, लिट लकार, लोट लकार, लिंग लकार, ये सभी है ना आपके सिलेबस में। चलो, पठामी किस लकार का शब्द है, लट लकार, लिट लकार, लोट लकार या विधिलिंग लकार। ऐसे आपसे सवाल पूछे जाते हैं। अब ऐसे याद कैसे रखोगे, तो 2 ही दिन तो हैं, एक पठ का है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया पठामी, तो पठामी किस में आता है, लट लकार में। लिखा जाए कौन से पुरुष में आता है, तो उत्तम पुरुष में आता है। प्रथम, मध्यम, उत्तम, 3 पुरुष होते हैं ना, और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो अगर वचन पूछा जाए तो एक वचन में है, पुरुष पूछा जाए तो उत्तम पुरुष में है। तो एक बार मैं पठ का बता देती हूँ आपको, याद रख लीजिए, ऐसे साथ साथ में बोलते रहोगे तो याद हो जाएगा। चलो साथ में बोलो, पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। ऐसे आप याद कर लीजिए, ठीक है। ऊपर हेडिंग में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और इधर साइड में पुरुष में एक पुरुष, मध्यम और प्रथम, मध्यम और उत्तम, ठीक है। चलिए, स्पष्ट बोलने वाला शब्द का संस्कृत अनुवाद क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है, जो स्पष्ट है, स्पष्ट बोलने वाला शब्द, इसका जो संस्कृत अनुवाद है वो क्या होगा। स्पष्ट वक्ता, विधाता, सही बोलने वाला या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्पष्ट बोलने वाला स्पष्ट वक्ता होता है। बोलने वाले को हम वक्ता कहते हैं, तो वक्ता जिसमें आपको मिल जाए वही आंसर सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए सवाल का सही जवाब होगा। समझ आ गया ना, सारे सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और जो चीज़ आपको नहीं समझ में आया पूछ लीजिएगा, प्लीज़, मैं आपको कह रही हूँ पूछ लीजिएगा, क्योंकि अभी आपके पास 3 महीने का टाइम है, अभी आपके पास समय है। अच्छे से पढ़ लोगे ना तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे। आपको खुद में भी अच्छा लगेगा कि हाँ आपने कुछ बेहतर किया है, आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन, सबको भी बेहतर लगेगा, अच्छा लगेगा। बड़े भाई बहन को आप पे गर्व होगा, छोटे भाई बहन को आप से इंस्पिरेशन मिलेगी कि हाँ भैया ने, दीदी ने हमारे लिए अपने एक इतने अच्छे पढ़ाई की है, मेहनत किया है, अच्छे नंबर लाए, हमें भी ऐसा लाना चाहिए, ठीक है। तो इन सभी बातों का आप ध्यान रखिए, समय को वेस्ट मत करिए। चलिए 10वां सवाल, जो कि आखिरी सवाल है। वन पथ पर किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की, मैथिली शरण गुप्त की, गोस्वामी तुलसीदास की या धर्मवीर भारती की। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो गोस्वामी तुलसीदास हैं उनकी रचना है वन पथ पर। बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, इनकी पूछी जाती है। अब इस फिराक में मत रहिएगा कि रामचरितमानस पूछा जाएगा, अब सवालों का पैटर्न बदल चुका है, ठीक है। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपसे रखे जाएंगे, आपसे पूछे जाएंगे। जब टफेस्ट एग्ज़ाम बनता है ना, तभी समझ में आता है कि हाँ एग्ज़ाम हुआ है।
तो आप इतना तैयार हो जाओ कि जो अच्छे पेपर आए, मिडिल वाले में आए तो आप कर ही ले जाओगे। टफेस्ट का टफेस्ट भी बने तो आप उसको कर ले जाओ। इतना अपने अंदर भरोसा रखो, उम्मीद रखो खुद से, ठीक है। चलिए फिर इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं और मुझे उम्मीद है सारे सवाल आपको समझ आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।